सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप कशोधन एक बार फिर आपके बीच और फिजिक्स क्लास को लेकर के फिर से आपके बीच हाजिर हूं। और इसमें अगर बताया जाए, मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो आपको दिया कि फिजिक्स में कितना पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी तक यही चर्चा किया है कि आपको एक रणनीति के अकॉर्डिंग क्या है काम करना है। रणनीति क्या होती है? जिस प्रकार से जब हम कोई भी काम करते हैं लाइफ में तो उसके पीछे एक योजना बनाते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से क्या है कार्य करना प्रारंभ करते हैं। उस योजना को आपको बनाना है कि हमको 45 दिन में, इस 50 दिन में जो समय मिला है, जो इतना टाइम मिला है, इसमें ही हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं आपका पूरी तरह से एकदम साथ दूंगा और आप इस चैनल से जुड़ें और आपको मैं पूरी तरह बताऊंगा किस प्रकार से इस 50 दिनों में आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम आपका तो एग्जाम डेट अगर देखा जाए 22 फरवरी को है, तो अगर 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक के बीच में है तो 22 से तो 9 तो छोड़ दीजिए उसको। अब इधर अगर देखें तो कुल मिला के लगभग आज से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 70 से 72 दिन मिले, लेकिन उसमें से आप उसको हटा दीजिए। कुल मानिए कि हमारे पास 22 दिन का वक्त खत्म है, 50 दिन का वक्त हमारे पास टाइम है। 50 दिन में कैसे तैयारी करें, मैं हूं आपके साथ और आपको बताऊंगा किस प्रकार से तैयारी किया जाए। आपको बताने के लिए ये आया हूं कि अब जो है आपको एक नया इसमें चीज जोड़ने जा रहा है और वह है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ ऑफलाइन या इस क्लासेस के माध्यम से जो भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वह टेस्ट सीरीज यूपी बोर्ड से लगभग 95% आप इस टेस्ट सीरीज से क्या है प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे पिछले 2 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चलेंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। पिछले 10 साल के जो पेपर हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ उसी के माध्यम से आपको क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, यानी जो पेपर होगा उसको हम पूरी तरह सॉल्व करने के साथ साथ आपको कुछ उसमें व्याख्यात तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो पिछला वीडियो दिया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हमने फर्स्ट पार्ट के विषय में बताया कितना हमको पढ़ना फिजिक्स में, क्योंकि इस समय छात्र कंफ्यूजन की स्थिति में बना होगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज सेकेंड पार्ट को लेकर के। सेकेंड पार्ट में कहां से कहां तक है, तो देखिए जरा सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए फिजिक्स, तो यहां पर अगर देखा जाए तो स्टडी 100 को आप ज्वाइन हो जाइए और अपने साथ सभी साथियों को ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या हो जो आने वाला टेस्ट सीरीज का जो मैराथन चलेगा, टेस्ट सीरीज का जो क्लास चलेगा, उसमें आप क्या पूरी तरह ज्वाइन हो और वो चीजें आप प्राप्त कर सके, लाभ मिल सके। तो देखिए फिजिक्स में अगर देखा जाए तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, इस भौतिक विज्ञान में आपका जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है वो 18 चैप्टर का है। कितना है? 18 चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इस 18 चैप्टर में अगर देखा जाए तो आपका अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी एनसीईआरटी ने क्या किया, हटा दिया है। अब आपको पढ़ना केवल कहां से है, पढ़ना आपको है प्रकाश, यानी क्या है प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी यानी इसको देख सकते हैं, प्रकाशिकी देख सकते हैं। और प्रकाशिकी में आपका परावर्तन और अपवर्तन से लेकर के परावर्तन और क्या है अपवर्तन से लेकर के आप देख सकते हैं। और यह जो है एक लंबा श्रृंखला लिया है और कहां तक आया, पीएन संधि डायोड तक। पीएन संधि क्या है? डायोड तक, यानी हम बात करें अर्धचालक की बात कर रहे हैं। क्या है? अर्धचालक की बात करें तो यहां तक आपका एक लंबा क्रम यहां पे चला हुआ है। तो आप समझिए बात को, सेकेंड पार्ट जो आपके फिजिक्स हैं वो फर्स्ट पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चूंकि 35 दोनों का ही आना है, फर्स्ट पार्ट से भी 35 आएंगे, सेकेंड पार्ट से भी 35 आएंगे, लेकिन दोनों में पढ़ना कितना है इतना मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया। सेकेंड पार्ट थोड़ा हम लोग देख लेते हैं आज, और यह भी आपको इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूं, बात करता हूं सेकेंड पार्ट में जो पहला चैप्टर है परावर्तन और अपवर्तन। क्या है बताइए? परावर्तन तथा बताइए क्या है, पहला चैप्टर है अपवर्तन है। परावर्तन और अपवर्तन में देखा जाए तो पढ़ना केवल इतना है कि इसमें आपको इतना अध्ययन करना है कि परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियम की व्याख्या किया जाए।
परावर्तन की परिभाषा देख लीजिएगा और इनके नियम की व्याख्या देख लीजिएगा, क्योंकि ये परावर्तन जो है ये आपके 10 में तो था, कक्षा 10 में, लेकिन यह छोटी चीजें, यानी छात्र क्या है इसको छोड़ा, अरे परावर्तन क्या होता है, अरे अपवर्तन क्या होता है, ये तो सब जानते हैं हम, दर्पण क्या चीजें हैं, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इनकी बात करें तो ये सब चीजें जो है लोग हल्के में ले लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी छोटे क्वेश्चन हमको क्या करते हैं, फंसा जाते हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चन पर अक्सर करके आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन क्या होता है, इनके नियम की व्याख्या हमको करना है। अपवर्तन देखें क्या होता है, अपवर्तन की व्याख्या देख लीजिएगा। अपवर्तन और इनके नियम की व्याख्या यानी स्नेल का नियम जो आपके सामने आता है। एक बात बता दूं, परावर्तन में जो दर्पण आता है, क्या आता है जरा बताइएगा, दर्पण जो आता है, इस दर्पण में इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि यदि दर्पण के मुख्य अक्षर के समांतर अगर कोई किरणें आ रही हैं तो उससे परावर्तित होकर कहां से जाएंगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरणें आती हैं तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तन किस प्रकार से होगा, तो परावर्तन जस्ट बाबू उसी मार्ग में हो जाएगा जिस मार्ग से वो आए थे उसी मार्ग में हो जाएगा, क्योंकि उनका मार्ग से विचलन नहीं होता है। और अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखिएगा। किस परिस्थिति में परावर्तन नहीं होता है, जब प्रकाश किरण जो है किससे जाती हैं जरा बताइएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। किस स्थिति में वस्तु जो प्रकाश किरण है मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जब किस स्थिति में प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जब मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आएगी। तो इन सब चीजों को याद रखना है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही जरूरी है सब चीजें। साथ ही साथ अगर देखें हम तो अपवर्तन के नियम में बात करें हम, अपवर्तन देखा जाए तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी क्या होता है, 2n1 यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 1 बटा पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी हवा के सापेक्ष अगर हवा के सापेक्ष अगर ग्लास देख रहे हैं तो 1 बटा ग्लास के सापेक्ष क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। साथ साथ इसी में 2 माध्यम हो गया, इसी के साथ 3 माध्यम भी आता है। 3 माध्यम में क्या होता है जरा बताइएगा, GNW इज इक्वल होगा ANW अपान कितना होगा, ANG। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और यहां से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, आंकिक प्रश्न भी आप क्या करेंगे, इस पर तैयार रखेंगे। इतना ही आपको परावर्तन और अपवर्तन में पढ़ना है, तो इनको आप क्या करें, नोट कर लें, इनको आप क्या करें, नोट कर लें। फिर जितना आपको बताया जा रहा है इसको आप ध्यान दें, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ी सी आप देख लीजिएगा क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण देख लीजिएगा। और इसी में आप देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इसकी जो उदाहरण है वो हटा दिया गया है सीआरटी ने, बस केवल क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इनको आप देख करके इनको आप समाप्त कीजिए। अगले पॉइंट की तरफ चलें, अगले पॉइंट की तरफ चलें, इसको नोट कर लिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे जो हमारा दूसरा चैप्टर आता है वो आता है लेंस। क्या आता है बताइए, लेंस आता है, तथा इसमें देखा जाए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा। क्या होगा बताइए, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवर्तन। इसमें अगर देखा जाए तो एक होता है अवतल पृष्ठ का होता है, और दूसरा क्या होता है, उत्तल पृष्ठ का भी होता है। उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बता दूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में हर साल पूछे गए हैं। एक बात याद रखिएगा, इस चीज को जाइएगा, प्रदीप क्लासेस ज्वाइन कीजिए और वहां जा करके आप देखिए, और देखने के बाद यहां आपको मिल जाएगा कि अवतल और उत्तल का जो पॉइंट है किस प्रकार से वहां सॉल्व किया। लेंस की बात नहीं, गोलीय अवतल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ की जो व्याख्या है यहां पर अगर देखा जाए तो फार्मूला होता है B/N = 1, सॉरी यहां पर हो जाएगा, N/V = 1 - U = N-1 कितना होता R। इस फार्मूले को बता दे रहा हूं, सर आंखों पे रख लीजिए, एग्जाम में निश्चित एग्जाम में आ जाएगा। और इसको आप क्या है, तोड़ डालिए मतलब क्या, इतना पढ़ डालिए कि ये पूरी तरह लग जाए, ठीक है, एकदम प्रयोग लग जाए, ठीक है। आगे चलें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी में साथ साथ आप देखेंगे लेंस संबंधी जो नियम है, या लेंस मेकर का सूत्र ले लीजिएगा।
लेंस मेकर का क्या होगा, सूत्र होगा जो उनके बताया था 1/f इक्वल होता है n-1 अपान क्या होता है 1/r1 माइनस कितना होता है 1/r2। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखेंगे आप, जब दोनों और माध्यम समान, उनके दो सूत्र है, एक जब दोनों और माध्यम भिन्न भिन्न हो, एक दोनों और माध्यम समान हो, तो दोनों देख लीजिएगा, लेकिन दोनों नहीं देखना, केवल जब एक और माध्यम समान हो, जब दोनों और माध्यम कैसे हो, समान हो, तब को देखना आपको है। फिर क्या है, आपको देखना है लेंस मेकर का सूत्र हो गया। फिर आपको देखना है संयुक्त में रखे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा, फोकस दूरी आपको देखेंगे इस प्रकार से लेंस रखा रहेगा और इसमें क्या निकालना, फोकस दूरी निकालना है। और आप देख लीजिएगा इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, क्या देखेंगे आप, आंकिक प्रश्न देखेंगे। इतना ही बस आपको पढ़ना है। इतना ही पढ़ने के बाद बता तो रहा हूं कि इस चैप्टर से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर आप तोड़ डालेंगे, बिल्कुल एकदम निश्चित है। तो इसको आप नोट करें। फिर आगे हम बढ़े और बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। कुछ और जो पॉइंट होगा, मैराथन क्लास जब चलेगा तो उसमें आपको बता दूंगा, टेस्ट सीरीज आपका चलेगा तो उसमें बता दूंगा, क्रैश कोर्स चलेगा फिर बता दूंगा। तो ये पूरी तरह से आप तैयार रखें, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो आपको पढ़ना अगला है प्रिज्म। क्या पढ़ना बताइए, अगला चैप्टर जो हमारा है वो कैसा बताइए, प्रिज्म है। और इस प्रिज्म में देखा जाए तो दो हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म द्वारा पदार्थ का अपवर्तन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, प्रिज्म के पदार्थ का कह सकते हैं, या कांच का अपवर्तन देखेंगे आप। तो इसमें आप देखेंगे n इज इक्वल होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई कितना होता है 2 अपान कितना होता है साइन a/2 होता है, साइन a/2 होता है, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और एक होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। इसलिए आप तैयार रखिएगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका होता है nb माइनस nr अपान कितना होता है ny-1 होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सूत्र आप तैयार रखेंगे, यही होगा। और साथ साथ कुछ आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखेंगे, आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने क्रम देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल आप वीडियो को रोकिए और रोक करके क्या नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रिज्म के बाद हम चल जाते हैं, प्रिज्म के बाद आते हैं हम डायरेक्टली कहाँ पर, जरा बताइएगा, मानव नेत्र पर आते हैं। क्या आते हैं, मानव नेत्र पर। मानव नेत्र में कुछ नहीं पढ़ना आपको है, बस केवल आप लोग याद रखना है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि क्या है, दोष याद रखना है, दूरदृष्टि दोष याद रखना है। और साथ साथ जो होते हैं निकट दृष्टि दोष आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों को पढ़ना है। जो निकट दृष्टि में दोष, दृष्टि संबंधी जो दोष है, उससे आपको क्या करना है, रूबरू होना है। और जो आपका मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र में कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कॉर्निया का कार्य क्या है, नेत्र लेंस का कार्य क्या है, जलीय द्रव का कार्य क्या है, अंध बिंदु कहाँ पर होता है, पीत बिंदु क्या कार्य क्या है। इन सब चीजों पे किसी एक छोटे पॉइंट को लेकर के बात कर सकता है और बकिया कुछ यहाँ से आने वाला नहीं है। तो आप मानव नेत्र को क्या है, पूरी तरह से इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कैसे इसके दूर किया जाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों को क्या कीजिए, आप फोकस करते रहिएगा। आगे बढ़ने क्रम मानव नेत्र के बाद बात करें हम, अब मानव नेत्र के बाद बात करें अगर हम, तो बात होता है प्रकाशिक यंत्र का। क्या मिलेगा बताओ, प्रकाशिक यंत्र की बात कर लेते हैं। प्रकाशिक यंत्र में देखा जाए तो एक मिलेगा आपको खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना आपको है, दूरदर्शी पढ़ना है, याद रखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना आपको है। टेलीस्कोप जिसे कहते हैं, दूरदर्शी पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इस साल आने वाला है। और यहाँ से अगर देखा जाए परावर्ती दूरदर्शी, एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये जो दोनों हैं यही आएगा। संयुक्त जो क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप क्या करें और इससे क्या देखें बताइए, आंकिक प्रश्न जरूर देख लेंगे, आंकिक प्रश्न क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे, जिससे क्या हो आपका पूरी पॉइंट क्या क्लियर हो जाए। इतना ही बस आपको पढ़ना है। साथ साथ इन दोनों का क्या है, आवर्धन क्षमता
क्षमता आप लोग देख लीजिए। क्या देखेंगे बताइए? आवर्धन क्षमता, क्योंकि आवर्धन क्षमता मेन है। कभी कभी केवल और केवल आंकिक प्रश्न पूछ लेता है, तो आंकिक प्रश्न पर ही आपको क्या करना, ध्यान देना है। तो इनको नोट करें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत की। हाइगेंस के सिद्धांत की देखिए, सब कुछ आपको प्रदीप क्लासेस जो चैनल है, एकेडमिक क्लास वहां पे चला हुआ कंप्लीट आपको मिलेगा। वहां जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी क्लास को आराम से क्या पाइए। वहां प्लेलिस्ट में सब बना करके सब कुछ भेज दिया गया है। आगे चले, हम बात करते हैं अगला हाइगेंस के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत की अगर बात करें हम, तो इसमें बता दे रहा हूं हाइगेंस का सिद्धांत, मार दीजिए, तोड़ दीजिए, इसको क्या है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन आएगा और इनका एक ही सिद्धांत है। बताइए, अपवर्तन का सिद्धांत आपको पढ़ना है और किसका पढ़ना है, परावर्तन का सिद्धांत पढ़ना है। यही दोनों एग्जाम में आएंगे और 5 नंबर क्वेश्चन आपका फिक्स कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है और पूरी तरह से श्योर है कि आपको 100% श्योर है कि एग्जाम में क्या है, आने वाला है। ठीक है, तो इससे आप नोट कीजिएगा, इसे जरूर आप सॉल्व कीजिए। और यह जो है आपके प्रदीप क्लासेस जो चैनल है, उस पर क्या है, पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के इसको क्या है, अध्ययन कर सकते हैं। वहां जाकर के पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो हम बता दूं आपको, फिर अगला जो आपका चैप्टर है वो है व्यतिकरण। क्या बताइए, व्यतिकरण है। व्यतिकरण की बात अगर हम कर लें तो व्यतिकरण में क्या मिलेगा आपको, व्यतिकरण में केवल और केवल प्रकाश किरणों की तीव्रता, प्रकाश किरणों की तीव्रता, प्रकाश किरणों की तीव्रता आपको देख लेनी है, तीव्रता देख लेनी है। ठीक है, इसमें I इक्वल लिखवाया गया होगा आपका। ठीक है, ए यहाँ पर I1 स्क्वायर प्लस क्या होता है, I2 स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2I1 इंटू I2 क्या होगा, cos फाई, 2I1 का क्या होता है, cos अल्फा होता है, cos फाई या थीटा कुछ भी होगा। इस प्रकार से देखना है। और देख लेना है जो है, इसमें देखना है ये स्लिट है ना, इसमें स्लिट के माध्यम से जो है इसमें होता है एकल झर्री, तो उसमें आता है, इसमें आपको आएगा, तो मैं रुकिएगा बता रहा हूँ। हाँ, इसमें जो आएगा आपका फ्रिंज चौड़ाई, हाँ बिल्कुल, यंग का प्रयोग आप देखेंगे, यंग का प्रयोग देख लीजिएगा, यंग का प्रयोग देखेंगे और साथ में इन्हीं के फ्रिंज चौड़ाई माप कर, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है याद रखिएगा, फ्रिंज चौड़ाई माप कर क्या है, पथांतर और उसका क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई की माप कर क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। प्रकाश का क्या निकालना है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और हर साल पूछा गया है। एक बात बता दूं, विवर्तन में भी एक चीज है, विवर्तन ये देख लेते हैं। विवर्तन में क्या पढ़ना आपको है, विवर्तन देखें, अगर विवर्तन की बात कर लें यहाँ पर, तो विवर्तन में आपको क्या पढ़ना है, याद रखिएगा, इसमें फ्रेनल और फ्राउनहोफर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज व्यतिकरण में आपको पढ़ना है, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण। आप लोग याद रखिएगा, विनाशी व्यतिकरण ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेनल और फ्राउनहोफर, फ्रेनल तथा क्या है, फ्राउनहोफर का क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। साथ साथ बता दे रहा हूं, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का क्या निकालना है, एकल झर्री द्वारा जो है, एकल झर्री द्वारा जो है आपको सॉल्व करना है, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखना, प्रकाश का विवर्तन देखना है। और विवर्तन मतलब क्या है, इसकी ज्यामितीय व्यवस्था देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ज्यामितीय व्यवस्था में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और एकल झर्री के द्वारा डबल उत्तर लेंस होता है और इसी के अकॉर्डिंग क्या हमको ज्यामितीय व्यवस्था क्या है ज्ञात होती है। आपके पास किताब होगा, आपके पास नोट्स होगा, नहीं मिल रहा है तो आप जाइए प्रदीप क्लासेस पे देखिए, वहां मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा, अभी हालांकि इसका एकेडमिक अभी चला नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं प्रयास कर रहा हूं वहां तक पहुंचने का, तो जल्द ही जल्द आपको सामने प्रस्तुत होगा। तो आप जितना भी पीछे बताया गया, पहले फर्स्ट पार्ट तैयार कीजिए, फिर सेकंड पार्ट तैयार कीजिए। एक साथ आप कह दे हम तैयारी कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, एक साथ तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या आप इसको नोट करें, फिर आगे हम बढ़े। और यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इन दोनों चैप्टर से आप क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न जरूर देखेंगे, आंकिक प्रश्न जो है जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आंकिक प्रश्न के साथ साथ जब भी आपका डेरिवेशन आता है तो उसके साथ क्या है, आंकिक प्रश्न भी क्या होता है, पूछ लेता है। तो इतना आप लोग क्या करें, तैयारी करें।
करें। और इसके साथ अगर हम देखें फिर आगे बढ़े तो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण में अगर देखा जाए तो ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण को देख लेना है। समतल ध्रुवण क्या होता है, काल्पनिक ध्रुवण तल क्या होता है। बहुत ज्यादा ध्रुवण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है नहीं एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें आगे तो आगे बात करते हैं तो प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति या प्रकाश का विद्युत प्रभाव याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। हम हटाते हैं तो क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत क्या है बताइए, प्रभाव। प्रकाश वैद्युत क्या है, प्रभाव है, या द्रव्य तरंगे से कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, द्रव्य तरंगे कहते हैं। और एक बार बता दे रहा हूं उसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है लेनार्ड और हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना। क्या पढ़ना बताइए, हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना, लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना इसमें, ठीक है। और क्या पढ़ना जरा बताइएगा इसमें और पढ़ना है क्या, हेडिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखा जाए हर्टल लेनार्ड हो गए, इसमें आइंस्टीन का समीकरण पढ़ना है। आइंस्टीन का क्या पढ़ना है बताइए, समीकरण पढ़ना है। और क्या पढ़ना बताइए, आइंस्टीन के साथ साथ आपको जाना है दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। दी ब्रोगली क्या है, तरंगदैर्ध्य आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तरंगदैर्ध्य पढ़ेंगे, तरंगदैर्ध्य पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दे रहा हूं, देहली तरंगदैर्ध्य क्या पढ़ेंगे, देहली तरंगदैर्ध्य, देहली नहीं, देहली तरंगदैर्ध्य पढ़ेंगे आप। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट आप देखना है, लेकिन आप लोगों को इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है जितना फोकस इन दोनों पे करना है। हर्टल लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना है और आइंस्टीन का जो है समीकरण आपको ध्यान देना है। आइंस्टीन का जो फोटॉन संबंधी जिन्होंने समीकरण दिया है इसको लेकर के आपको चर्चा कर लेनी है और बात कर लेनी है। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें, ठीक है। और आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जिससे आप पढ़ करके क्या है पूरी तरह से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। आगे चलें और आगे चलने क्रम में देखा जाए तो परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, यहाँ केमिस्ट्री की बात आ गई। परमाणु संरचना की बात कर लें हम, संरचना की बात कर लें, और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की बात कर लें, उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो बता दो इसमें आपको पढ़ना है बोर का मॉडल, बोर का क्या पढ़ना है, मॉडल पढ़ना है, ठीक है। बोर का मॉडल पढ़ना है। फिर क्या करना है, बोर का मॉडल पढ़ने के साथ साथ रदरफोर्ड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और हाइड्रोजन सदृश बोहर का सिद्धांत, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का, ठीक है, परमाणुओं का बोहर सिद्धांत पढ़ना, बोहर सिद्धांत पढ़ना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या पढ़ना, और इसमें आपको पहुंच जाना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन क्या पढ़ना बताइए, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो इसमें 5 श्रेणी आती है, बताइए जरा। एक होता है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। इन पांचों को आपको तैयार रखना है। साथ ही साथ हो सकता है ये 5 नंबर आपके पांचों पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सभी श्रेणियों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाएगा इसमें किसी एक पर क्या है टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पासन, फुंड, ये पांचों जो हैं आपके, इस पर क्या है व्याख्या करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। बस केवल मात्र इतना पढ़ना है और इसमें कुछ आपको नहीं देखना, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। साथ आगे चलें, अगर हम आगे चलने क्रम में अगर बात करें हम तो आपको मिलेगा, हाँ थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इस पर आप आंकिक प्रश्न जरा देखिए। इस पर हाइड्रोजन सदृश बोहर का जो परमाणु सिद्धांत है, इस पर आपका आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न यहाँ से आवश्यक ही पूछ लिया जाता है, जिससे क्या है छात्र जो होते हैं थोड़ा समस्या होती है, थोड़ा सा इन पर आप ध्यान दीजिएगा। आंकिक प्रश्न जो आपका न्यूमेरिकल का सेशन जल्द ही चलने वाला है, तो जुड़े रहिए और जो दिया जा रहा है उसको पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जो दिया जा रहा है उस पर पढ़ाई करते रहिए। नाभिक की संरचना पर जाते हैं हम लोग। नाभिक की संरचना में कुछ खास नहीं है, नाभिक की संरचना में कुछ आपको खास मिलने वाला नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, नाभिक की संरचना में, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना की अगर बात करें हम तो यहाँ पर आपको पढ़ना है नाभिक का आकार, नाभिक का
नाभिक का क्या पढ़ना है, आकार पढ़ना है। एक एयू, एक यूनिट बराबर कितनी ऊर्जा होती है, इसको देख लेना है। और साथ साथ आपको समस्थानिक क्या लिखना बताइए, समस्थानिक संभारिक क्या पढ़ना बताइए, संभारिक पढ़ना है। और क्या है, समन्यूट्रॉनिक। ये सब जो आपके केमिस्ट्री के पार्ट है, इन सब का क्या करना, अध्ययन करना है। और बाकी आप लोग जानते हैं एक यूनिट ऊर्जा या एक एएमयू पूछा आता है, या पूछ लिख सकते हैं एक एएमयू जो है ऊर्जा कितने के तुल्य होती है, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपके ऑप्शन में, तो इतना आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ें और बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं हम रेडियो धर्मिता की। किसकी बात कर लेते हैं, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, जो आपके पेपर में आने वाला है। रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी से बात करें हम, तो यहाँ से पढ़ना आपको है। हालांकि 6 नियतांक तो आपका कट ही गया है, एनसीईआरटी ने क्या किया, हटा दिया है। तो आप याद रखिएगा रेडियो एक्टिव विघटन के गुण, जो रेडियो एक्टिव जो विघटन के रेडियो एक्टिव विघटन जो कण हैं, इन्हें अल्फा बीटा गामा क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा के क्या करना है, वो गुण का अध्ययन करना है, गुण। ठीक है, इसकी मेन होती है वेधन क्षमता। क्या होती बताइए, वेधन क्षमता एक होती है, और एक होती है क्या, आयनन क्षमता। क्या होती बताइए, आयनन क्षमता। इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इनको आपको देख लेना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेडियो धर्मिता में आपको पढ़ना है अर्धायु। क्या पढ़ना बताइए, अर्धायु पढ़ना है। और इसके साथ साथ इनकी सक्रियता होती है, उसको पढ़ना है। और यहाँ पर आंकिक प्रश्न पढ़ना। आंकिक प्रश्न में देखा जाए तो 2 फार्मूले यूज होते हैं, n इज इक्वल होता है n नॉट होता है 1/2 पे पावर n होता है, और दूसरा होता है t इज इक्वल होता है n इंटू कितना होता है t हाफ। इस पर देखेंगे तो बहुत सारे आंकिक प्रश्न होंगे, और इसी आंकिक प्रश्न को थोड़ा सा आपको क्या करना है, देख लेना है। और बकिया इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बकिया इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सोडी फैजान का जो है वो है जो नियम वो कट गया है, और अर्धायु केवल है, सक्रियता है, और बस इतना ही आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इतना ही आपको अध्ययन करना है। फिर आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ने के क्रम में रेडियो धर्मिता के बाद जो आपका आता है वो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या मिलेगा आपको, नाभिकीय ऊर्जा। इसको भी थोड़ा बता देते हैं हम लोग, हम बता देते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, आप न्यूक्लियर एनर्जी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका आएगा युग्म विनाश। क्या होगा, युग्म विनाश, याद रखिएगा, युग्म विनाश तथा युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, ये याद रखिएगा, उत्पादन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। साथ साथ युग्म विनाश उत्पादन के बाद अगर हम बात करें, यहाँ विनाश सार बड़ा सा रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो इसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की बात कर लेते हैं हम लोग। नाभिकीय विखंडन, विखंडन की बात कर लें। और यहाँ पर बात करें हम तो आप भी आता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, संलयन देख लेता है। और क्या करना, द्रव्यमान बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्या होता है, क्षति तथा बंधन ऊर्जा, तथा बंधन ऊर्जा। और यहाँ से आप देखेंगे आंकिक प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। क्या आएगा बताइए, आंकिक प्रश्न मिलता है कितने नंबर का बताइए, 5 नंबर का। बंधन द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा से आपको 5 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, एक है कार्बन साइकिल है। ठीक है, सौर ऊर्जा का कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल होता है, और एक होता है प्रोटॉन साइकिल, एक होता है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल आप और प्रोटॉन साइकिल दोनों एक बार थोड़ा सा निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सौर ऊर्जा का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम तो बात कर लेते हैं लास्ट हेडिंग, लास्ट चैप्टर की। और लास्ट चैप्टर आपका क्या है, अर्धचालक है। देखिए, इसको आप पढ़िए। इसको इतना पढ़ने के बाद जो है, इतना देखिए, इतना अगर पढ़ ले रहे हैं तो बता तो रहा हूं कि पूरी तरह से आपका 95% प्लस आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और लास्ट आपका जो है आज का है वो है अर्धचालक। क्या बताइए, अर्धचालक है। और अर्धचालक की बात करें तो आपको पढ़ना ओनली है पीएन संधि डायोड। क्या पढ़ना बताइए, पीएन संधि डायोड पढ़ना है। और यह डायोड जो होता है, एक होता है अग्रदिशिक। क्या होता है बताइए, एक होगा अग्रदिशिक होगा, और दूसरा क्या होगा, पश्चदिशिक। क्या होगा, पश्चदिशिक। दूसरा होगा पश्चदिशिक हो जाएगा। इसी में आप देखेंगे एक पूर्ण तरंग, पहले होगा अर्धतरंग। क्या होगा बताइए, अर्धतरंग, अर्धतरंग दिष्टकारी की तरह, दिष्टकारी
की तरह होता है और एक होता है पूर्ण तरंग। क्या होता है? पूर्ण तरंग दिष्टाकारी की तरह होता है, जो कि ये दोनों के दोनों आपके सभी सेटों में पूछे गए हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इतना ही आपको पढ़ना है, साथ साथ थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें थोड़ा सा देखना है कि ऊर्जा बैंड। क्या देखना है? ऊर्जा बैंड थोड़ा देख लीजिएगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या है? चालक, अचालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक की क्या करनी है बताइए? व्याख्या करनी है। इतना ही आपको पढ़ना है। और यहाँ एन टाइप, पी टाइप अर्धचालक आप लोगों को पता ही है। अर्धचालक क्या होता है इसके विषय में बता दिया गया है। तो आप जाएं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी इसमें आपको वीडियो दिए गए हैं उनको क्या करें? सॉल्व करें, उनको देखें, और टेस्ट सीरीज जो चल रहा है इससे ज़रूर जुड़ें, और स्टडी 100 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ क्या है? शेयर करें। ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है? तो बात यह है, पढ़ाई तो हमको आशा है कि हो रही होगी। जब से टाइम टेबल आया है दिमाग पे एक प्रेशर बना होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो प्रेशर बना है आपके दिमाग पर वो बने रहने दीजिएगा। ठीक है? कहने का तात्पर्य यह है, इतना मत प्रेशर लीजिए कि आपका जो है पढ़ाई ना होने पाए। प्रेशर लीजिए, लेकिन उस प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या है? पढ़ाई भी करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि देखो, केवल हमारा बोर्ड ही नहीं है जीवन में, केवल हमको बोर्ड ही नहीं देखना है, हमको बोर्ड के साथ साथ अभी आगे हमारे न जाने कितने क्लासों को हमको बीट करके अपने उस मुकाम को हासिल करना है जो अपने हम दिल में सजो के बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ऐसे ही न जाने आपके रास्ते में कितने रुकावटें आएंगी, कितने न जाने आपके रास्तों में ठोकरें लगेंगी, उन सभी को नकारते हुए आगे आपको बढ़ते रहना है। और हमारे जैसे तमाम ऐसे आपको टीचर मिलते रहेंगे जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन उनका नियम फॉलो करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि जब तक आप एक गंभीर छात्र नहीं बनेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आप गंभीर नहीं होंगे, ठीक है, एकाग्रचित नहीं होंगे, तब तक जो है आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह सोच रहा है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर ले जाऊंगा, तो आपके जैसे छात्र न जाने इस पृथ्वी पर कितने हैं जो घूम टहल करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने लक्ष्य जो सोचे हैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं होता है। चाहे जो जीवन में आप कीजिए उस पर आप अडिग रहिए और अंतिम समय तक वहाँ तक अंतिम जो है आपका जो समय है वहाँ तक उस पर पहुँचने का प्रयास कीजिए। निश्चित है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। ठीक है? लेकिन आपके कर्म में ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी % बेईमानी है तो निश्चित है आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे और अंततः आप उस स्थान तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है? तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।